देख लो एक बार जूम। ठीक है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली ओशन करेंट्स और टाइड्स, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट कौन सा नहीं है, बताओ। गुलहास, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कैसा करंट है गुलहास करंट? वार्म ओशन करंट है, ठीक है। पूछा है कि नॉट ए कोल्ड ओशन करंट। तो देखो, कैनेडीज करंट है सो कोल्ड ओशन करंट है, हम्बोल्ट है सो कोल्ड है, ओएसओ है सो कोल्ड है, बट अगुलहास जो है सो वार्म ओशन करंट है और इंडियन ओशन का है। मेडागास्कर के पास में है सो फ्लो करता है, वार्म ओशन करंट है। अगुलहास महासागरीय जलधारा जो है ये गर्म है सो जलधारा है, वार्म ओशन करंट है। बाकी कैनेडीज करंट है सो कौन से ओशन करंट है? नॉर्थ अटलांटिक का है ना। कैनेडीज करंट है सो नॉर्थ अटलांटिक का, हाँ नॉर्थ अटलांटिक है सो कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट करंट पैसिफिक का है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? पेरू करंट। पेरू के कोस्ट में सो बहता है, कोल्ड करंट है, पैसिफिक ओशन पे है। ओएससीओ नॉर्थ अमेरिका। ओएससीओ करंट कहाँ का है? ओएससीओ करंट भी है नॉर्थ पैसिफिक का है, जापान के कोस्ट के पास में, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक का है और ये जापान के कोस्ट में के पास में है। देखो, जापान के पास में दो ऐसे ओशन करंट्स है सो मीट करेगा, है ना। जैसे कि अगर ऐसे सपोज कि जापान है ना, ऐसे जापानीज आइलैंड है, तो यहाँ पे ओरोसियो करंट है सो ऊपर से आता है, ठीक है। और नीचे से कुरोसियो करंट जाता है। तो कुरोसियो करंट है सो वार्म करंट होगा और ओयोसियो करंट है सो कोल्ड करंट होगा, और दोनों है सो कहाँ पे, तो पैसिफिक ओशन का करंट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट। पाकलैंड करंट है, ब्राजील करंट है, लेब्राडोर करंट है, कैनेडी करंट है। हम्म ब्राजील करंट है, वार्म ओशन करंट है, ब्राजील करंट है, ठीक है। तो अगर ब्राजील करंट की बात करो तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ब्राजील ये रहा। तो इसके अराउंड जो वार्म ओशन करंट जो मूव करता है, बेसिकली इधर से जो इक्वेटोरियल करंट जो आता है अटलांटिक ओशन में, उसका एक पार्ट जो नीचे की ओर जाता है वही ब्राजील करंट कहलाता है। तो ब्राजील करंट है सो वार्म ओशन करंट है। यहाँ पे एक फाकलैंड करंट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो फाकलैंड करंट, हाँ ये अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक, ये है सो साउथ अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे है फाकलैंड आइलैंड्स के पास में करंट है, हाँ फाकलैंड आइलैंड्स है बेसिकली यहाँ पे। और ये नीचे से जो है बेसिकली एंटार्क्टिक ओशन का जो कोल्ड वाटर्स जो है ना, बेसिकली वो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होता है उसी का पार्ट है ये फाकलैंड करंट। तो ये है सो कोल्ड करंट है, ध्यान रखना, कोल्ड करंट। लेब्राडोर करंट कहाँ पे है? हाँ नॉर्थ, इसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे ऐसे, है ना। तो यहाँ वाले रीजन में है सो आपको लेब्राडोर करंट है सो ऊपर में। नहीं नहीं, सरगासो सी जो है, यहाँ से जो है गल्फ स्ट्रीम यहाँ से निकल के ऊपर की ओर जाता है, ये और ऊपर जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। फिर इधर से कैनरी करंट से मीट करेगा और यहाँ पे से नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो ये है सरगासो सी, ठीक है। जो फाकलैंड करंट है यहाँ पे, सॉरी लेब्राडोर करंट यहाँ पे कोल्ड करंट है ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना लेब्राडोर करंट, हाँ हाँ मीट करेगा,
फिशिंग हो जाएगा वहाँ पे, और काफ़ी फॉगी कंडीशन होता है ओशंस में, फॉग ये सब का फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। सत्यम, श्री और राहुल सब लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बेंगुला करंट, पेरू करंट। पेरू करंट तो अभी देखिए हम्बोल्ट करंट है, तो कोल्ड करंट है, वार्म पूछा गया है। बेंगुला करंट भी कोल्ड करंट है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो देखो एक थंब रूल बना के रखो, किसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मोस्टली कोल्ड करंट है, ठीक है, और उसके ईस्टर्न साइड में है सो वार्म करंट है। तो ईस्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, वार्म पूछा है तो ईस्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि जाहिर सा बात है कि सपोज ऑस्ट्रेलिया है, इधर से जो है ट्रेड विंड्स मूव करेगा, तो नॉर्मल जो हम लोग अल्निनो वाला फेनोमेना पढ़ रहे थे तो देखे थे ना कि उधर वार्म वाटर है सो पाइल अप हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न वाले साइड में, इस वजह से जो है वार्म करंट हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। Which one of the following ocean currents is not associated with the Pacific? कैनेडी करंट हो जाएगा, हाँ, नॉर्थ अटलांटिक में हो जाएगा। कुरोसियो पैसिफिक, कैलिफोर्निया पैसिफिक, हम्बोल्ट पैसिफिक। कैलिफोर्निया इज ऑल्सो कोल्ड करंट, वेस्टर्न साइड में हो जाएगा। तो ओशन करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री इज बेंगुला, ब्राजीलियन, साउथ इक्वेटोरियल, पेरुवियन। तो साउथ इक्वेटोरियल गर्म तो है, साउथ इक्वेटोरियल भी तो गर्म करंट है, ब्राजीलियन भी गर्म है, साउथ इक्वेटोरियल भी गर्म है। इक्वेटोरियल लिखा रहे तो समझो कि गर्म करंट है। इसमें ओशंस के ऊपर पूछा गया है, कौन से ओशन में कौन सा है। पेरू, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंगुला करंट जो है कहां पे है, बेंगुला करंट इंडियन ओशन में कहां पे है, कहां है जी? यहां पे है बेंगुला करंट, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है ना, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट है बेंगुला करंट, और ये ऊपर में जाएगा तो साउथ इक्वेटोरियल करंट से मीट करेगा, फिर इधर आगे बढ़ेगा तो ब्राजील करंट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो ऐसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो ये सभी अटलांटिक ओशन का करंट हो जाएगा, बेंगुला करंट, ब्राजीलियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। लेकिन पेरुवियन करंट किधर है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, हम्बोल्ट करंट, इस वजह से। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट? ये यूपीएससी का पीटी का सवाल है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो ज्यादा तेज जो एग्जामिनर होता है ना, अपने आप को बहुत समझता है कि बहुत तेज है, वो ऐसा सवाल बनाता है, ठीक है, जो कि आपके साल भर के मेहनत को है सो बर्बाद करने पे तुला रहता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? छठे का राइट आंसर श्री बताओ, छठे का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताना। सत्यम भी की भाग्य क्लास में, सत्यम रॉय आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट? द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, द ऑकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। भूमध्य रेखीय प्रतिधारा की बात की जा रही है, प्रतिधारा की बात की जा रही है। 6 का बी, सत्यम ए, अर्थ रोटेशन। क्या होगा इसका आंसर? बी लग रहा है,
ए नहीं लग रहा है, इसका बी आंसर है, बी ही आंसर है। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं सो ए भी आंसर, ए भी इसका सही एक फैक्ट है। बट उतना वो नहीं देखो ये सवाल क्या पूछा गया है कि काउंटर करंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज कि हम लोग पॉइंट ए पॉइंट बी ओशन में लेते हैं, ठीक है। ए है सो ईस्टर्न साइड में है, बी है सो वेस्टर्न साइड में। आपको मालूम है कि दोनों हेमिस्फेयर में जो है सो ट्रेड विंड्स की वजह से इक्वेटोरियल करंट्स है सो मूव करता है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो इसी के बीच में क्या होगा कि पानी जो है सो इधर पाइलअप कर जाता है ना, इसका हाइट ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से काउंटर करंट है सो मूव करने लगता है। समझ में आ गया? बी से ए की तरफ सरफेस पे, सरफेस पे, ठीक है। इस तरीके से समझो, यहां से पानी है सो पाइलअप होते होते यहाँ पे आ गया, तो सरफेस पे ही जो है एक जल का लेयर बीच में से ऐसे फ्लो कर जाता है। समझ में गया? इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक। इसके पीछे का रीजन क्या है कि दोनों हेमिस्फेयर में इक्वेटोरियल करंट जो है सो मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इस वजह से इस रीजन में पानी है सो पाइलअप कर जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो उसी ग्रेडियंट के अलोंग जो है सो एक ओशन करंट मूव करने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन ये जो फैक्टर है इट विल ऑल्सो, मतलब कि जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है इसमें अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन मेन जो इसका रीजन होगा वो ये दोनों कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स। समझ में आ गया? और तुम जो बोल रहे हो वो अपवेलिंग का बात कर रहे हो, डाउनवेलिंग का बात कर रहे हो, वो दूसरा चीज है। नहीं, सरफेस पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये नॉर्थ साउथ में जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट, हाँ ईस्ट टू वेस्ट होगा, मिडिल में इक्वेटर साइड में। हाँ दोनों के बीच से निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा। Question number 7. Which of the following statement is true? Ocean salinity is maximum at the Tropic of Cancer and Capricorn. Tide comes on the earth every day after exactly 12 hours 30 minutes. Angular current is the cold current of the Pacific Ocean. If the sun, earth and moon are in a straight line, then this situation is the situation of small tide. बताओ जी, सातवें का राइट आंसर क्या होगा? सत्यम बोल रहे सातवें का ए, ओशन सैलिनिटी इज ओके। श्री सेवेंथ का ए, क्या होगा आंसर? सी, सी है बेंगुलर करंट इज कोल्ड ओशन ऑफ द पैसिफिक ओशन। बेंगुलर करंट तो अटलांटिक का है। इसका जो आंसर होगा ए होगा, ए इसका आंसर राइट आंसर है। बाकी स्टेटमेंट इसको गलत है। ओशन सैलिनिटी है सो हम जब क्लास में बताए थे तो सैलिनिटी के बारे में कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन इक्वेटर पे है सो रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी ज्यादा होता है, इस वजह से सैलिनिटी कम हो जाता है। हाँ इवोपरेशन है बट रेनफॉल भी हो जाता है ना, फ्रेश वाटर सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा सब ट्रॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ हाँ इवोपरेशन बहुत ज्यादा है, बारिश कम हो जाता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है सो सही है। बाकी बी को समझा देते हैं। बेंगुलर करंट है सो कोल्ड करंट है साउथ अटलांटिक का, इसलिए गलत है। सन अर्थ मून स्ट्रेट लाइन में होगा तो हाई टाइड होगा, लो टाइड नहीं होगा, इसलिए गलत है। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे एग्जैक्टली आफ्टर, देखो अगर ये एग्जैक्टली वर्ड है वो भी इस वजह से भी गलत है क्योंकि वेरिएशन होता है। दूसरा अगर टाइम देखोगे, अगर टाइम की बात की जाए 12 आवर 25 मिनट्स होता है, ठीक है, 12 आवर 25 मिनट्स। हाँ मतलब अगर इन जनरल लोगे तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो इसको समझो, ये थोड़ा सा इसके पीछे गणित है, मैथमेटिक्स है। सपोज कि दिस इज आवर अर्थ,
ठीक है। और यहाँ पे मून है, दिस इज द मून। अर्थ अपने एक्सिस पे है, तो कितने देर में घूम जाता है? अगर वर्टिकल एक्सिस ऐसे रखते हैं तो एक 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 24 घंटे में घूम जाता है। ठीक है। तो एक बात बताओ कि क्या ये जो अर्थ और जो मून है, अर्थ और मून, क्या मून जो है सो स्टेशनरी रहेगा इस 24 घंटे में, कि थोड़ा सा अपने ऑर्बिट में आगे की ओर खिसक जाएगा? क्योंकि मून जो है सो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो 24 घंटे में जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उतने देर में है सो मून थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ठीक, अपने ऑर्बिट पे। सपोज कि अगर मून का ऑर्बिट कुछ ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको समझना। यहां पे एक पॉइंट हम लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, पॉइंट ए, इसको मानते हैं ए है, ठीक। ए को मानो एक पॉइंट है जो कि सबसे मून से सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक। तो ए पे है सो कौन सा टाइड आएगा? हाई टाइड आएगा, ठीक। अगर ए पे हाई टाइड है तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा मून अगर स्टेशनरी रहता, मून को एकदम सीधा रोक दो, वहीं पे रोक दो, इसी पोजीशन पे रोक दो, तो पृथ्वी का ये जो घूर्णन है 24 घंटे के बाद फिर से ए जो है सो इस वाले पॉइंट पे दिखता 24 घंटे में, अगर स्टेबल रहता तो। लेकिन चूंकि मून भी ऑर्बिट करता है अपने अर्थ के चारों तरफ, तो 24 घंटे में मून क्या होगा, यहाँ के बजाय यहाँ पे आ जाएगा, खिसक गया, ठीक। तो अब ये सपोज कि पॉइंट ए डैश था, तो ए डैश पॉइंट थोड़ा आगे चला गया कि नहीं? तो अब ये ए को बिल्कुल ए डैश से अलाइन होने के लिए इसको थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा कि नहीं? मूव करना पड़ेगा। तो ये जो मूव करने का जो समय लगता है ये होता है 50 मिनट। समझ में आया? ठीक है। यानी कि पृथ्वी पे कोई भी पॉइंट मून को जो फेस कर रहा है उसको वापस सेम उसी लोकेशन पे आने में टोटल समय लगेगा 24 घंटा 50 मिनट। समझ में आया? तो सेम पॉइंट पे जो है हाई टाइड, सेम उसी लोकेशन पे हाई टाइड कितने देर में आएगा? 24 घंटे 50 मिनट में। लोकेशन ये समझे कि नहीं? पहले अभी और समझ लो फिर डाउट पूछो, ठीक है। ये जो है ए जब यहां पे आता है अपोजिट साइड में तो भी हाई टाइड आता है, हमने आपको बताया था, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अगर यहाँ पे हाई टाइड है तो यहाँ पे भी हाई टाइड होगा, क्यों? क्योंकि पानी का खिंचाव अगर ऊपर की ओर हुआ है तो बैलेंस करने के लिए इधर भी पानी है सो राइज कर जाता है ना। टाइड वाला क्लास याद करो। तो इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट ए है, तो ये तो तय हो गया कि 24 घंटे 50 मिनट में जो है सो बिल्कुल ये मून को सेम उसी पॉइंट को है सो एकदम स्ट्रेट लाइन में देखेगा। लेकिन इस पे हाई टाइड एक बार तो यहाँ पे भी आएगा, यानी कि इसका आधा कर दो, इसका हाफ करो, 12 आवर 25 मिनट। यानी कि किसी एक पॉइंट पे अर्थ पे हाई टाइड का जो ड्यूरेशन होता है वो हर 12 घंटे 25 मिनट के बाद महसूस होगा। इसका आधा कर दो और 6 घंटा 12.5 मिनट, 6 घंटा 12.5 मिनट का टाइम हो जाता है हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। समझ में आ गया? तो इस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन के हिसाब से जो है किसी भी जगह पे टाइड्स का फ्रीक्वेंसी जो है सो आएगा। सवाल में क्या दे दिया था? 12 घंटा 30 मिनट, 5 मिनट बढ़ा के लिख दिया था। तो वो अगर कहीं पे इन जनरल एवरेज कुछ पूछे, इन जनरल पूछे तो सही लग सकता है, लेकिन अगर कैटेगोरिकली की अगर ऐसा मेंशन करते कि एग्जैक्टली 12 घंटे पर कितना 30 मिनट में होगा तो गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली इतने मिनट में होता है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट है? पॉइंट चेंज हो सकता है, मतलब समझे नहीं कौन सा पॉइंट? टाइड आने का पॉइंट जहां पे मान लीजिए अभी देखो, टाइड आया था तो हाँ, जो फेस जो नजदीक रहेगा, अब जैसे हम लोग इंडिया से मून को सामने सामने देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, तो हमारे यहाँ हाई टाइड रहेगा, बाकी यूरोप थोड़ा सा साइड में है तो उधर थोड़ा लो टाइड आ जाएगा, है ना। हाई टाइड पृथ्वी पे, हाँ हाई टाइड उसी लोकेशन पे आएगा जो बिल्कुल फेस टू फेस रहेगा, जो जितना दूर रहेगा फेस से वहां पे लो टाइड आएगा, और जो एग्जैक्ट 180 डिग्री पीछे रहेगा वहां भी हाई टाइड रहेगा, क्योंकि पानी बैलेंस करने के लिए उधर राइज हो जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ।
क्वेश्चन नंबर 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग संकरेंट जैसे तो इंडियन ओशन अगुलहास है। चलो ठीक। फ्लोरिडा करंट किधर का है जी? नॉर्थ अटलांटिक। कैनेडी करंट नॉर्थ अटलांटिक। अगुलहास इंडियन ओशन। कुरिल करंट पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। कुरिल आइलैंड्स देखे थे ना उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो रसिया के पास में ऊपर में है कुरिल आइलैंड्स, जापान से ऊपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ये सही है, गल्फ स्ट्रीम सही है, हम्बोल्ट नॉर्थ साउथ पैसिफिक हो जाएगा। बाकी ब्राजील करंट तो ठीक ही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। These are the controversial questions which are asked in the examination, because you will be knowing all the facts, but still you can make mistakes. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ जी। श्री एंड सत्यम, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। बी, बॉम्बे। क्या होगा जी? इसका जो राइट आंसर है बी है। बी है, बी। ये गलत दिया है। ओशन currents are the slow surface movement of water in the ocean. बेसिकली स्लो नहीं है, फास्ट करंट्स है, ठीक है। स्लो करंट्स की जो बात की जाती है वो बेसिकली अंडर वाटर करंट्स जो है उसके बारे में बोला जाता है ना। बाकी स्टेटमेंट है तो सही है। ओशन करंट्स जो है अर्थ हीट बैलेंस को है सो ये करता है। ओशन करंट्स जो है प्रिवेलिंग विंड्स यानी कि ट्रेड विंड्स जहाँ पे होगा, वेस्टर्लीज जहाँ पे होगा उसी डायरेक्शन में ओशन करंट्स मूव करता है। एंड ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन। जाहिर सा बात है, सही बात है कि जैसे जैसे ओशन का कॉन्फिगरेशन है, जैसे कि इक्वेटोरियल करंट है, फिर इधर है सो ब्राजील का कोस्ट आ जाएगा तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, फिर नीचे से वेस्ट वन ड्रिफ्ट आएगा उधर चला जाएगा, फिर जो है इधर अफ्रीका दिखेगा, ऊपर में बेंगुला करंट है। सो तो जो जैसा कोस्ट का जैसा ऐसा डायरेक्शन है ओशन करंट्स वैसे मूव करता जाता है, इस वजह से ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। Consider the following rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean water, revolution of the earth, which of the factors influence the ocean currents? क्या होगा इसका राइट आंसर? रिवॉल्यूशन नहीं होगा, रिवॉल्यूशन नहीं है, फोर्थ नहीं है। 1 2 3 1 2 3 राइट आंसर। रिवॉल्यूशन मतलब कि सन के चारों तरफ जो है सो रिवॉल्यूशन, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। For short-term climatic predictions, which one of the following events detected in the last decade is associated with the occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent? बताओ क्या होगा इसका? उस दिन अलिनो पहले पढ़ाए हैं। ये तो हाइड होता है, सही है। क्या बोल रहा है? मॉनसून को वीक कर रहा है ना, अलिनो वीक करता है। इसमें से इतना सोचना क्या है? अलिनो है सो वीक करता है, लानिना है सो बढ़ा देता है, हाई कर देता है। वेयर डज द अलिनो करंट फ्लो? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ।
ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। 14 का आंसर बताओ, 14 का। बोथ, कौन कौन बोल रहा है बोथ? सभी लोग बोथ। श्री बोल रहा 14A। क्या होगा बताओ, एग्जाम में क्या करोगे? ए और सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। सेकंड क्यों गलत है? ये तो सही स्टेटमेंट है, ईस्टर्न पैसिफिक में है सो गर्म हो जाता है, इसलिए सही है। दूसरा गलत क्यों है? देखो यहां तक तो ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन, ये गलत है। आपको याद होगा जब हमने बताया था कि पेरू और चिली के कोस्ट ये सब पे जो है फिशिंग जो है सब कम हो जाता है अल नीनो के समय में, याद आ रहा है? क्यों कम हो जाता है? क्योंकि प्लैंकटन्स जो है नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स जो अपवेलिंग की वजह से आता था ऊपर में, अब वो अपवेलिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स आएगा ही नहीं, तो प्लैंकटन्स की संख्या कम हो जाती है, इस वजह से फिशिंग एक्टिविटी भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के जगह पे अगर रिड्यूसिंग रहता तो अब सही रहता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि अल नीनो की वजह से जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक का जो कोस्ट है वहां पे फिशिंग एक्टिविटीज कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोल्ड जो करेंट्स जो अपवेलिंग की वजह से भी फॉर्मेशन होता था वो रिड्यूस हो जाता है। कहाँ पे? जहां पे भी कोल्ड और वार्म ओशन करंट मीट करेगा ना वहां पे। चलो लो एयर प्रेशर डेवलप्स ओवर द लार्ज एरिया अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? पैसिफिक हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो? ये सब कराया हुआ सवाल है, एकदम सही आंसर बताना इसका। La Nina is connected with unusually cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean, whereas El Nino, वो हमको नहीं बताओ, आंसर बताओ। ये यूपीएससी का भी सवाल है, पीटी का। गेम में फाइनल आंसर, बाकी फर्स्ट सेकंड मन में सोचो कि क्या है। ए बी सी डी में से जो आंसर है बताओ। ए पे सब लोग सत्यम सत्यम ए श्री ए, यानी कि सभी लोग ऐसे ए पे आंसर कर रहे हैं। 4 2 6 जितने भी लोग हैं सब लोग ए पे हैं, यानी कि सब जो है सब गलत हो गए यहाँ पे। अब ऐसे तो बी कर दो, सी कर दो। पहले से क्या बोल रहे थे? खुद ही तो बोल रहे कि क्या होगा इसका आंसर? ए गलत है, ए नहीं है आंसर, बताओ क्या होगा? डी हो जाएगा सर, डी है। अच्छा बताओ, जो पहला में क्या गलती है सो बताओ। अगर डी इसका राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, डी है इसका राइट आंसर, डी है, तो बताओ कि ये तो ठीक है, एल नीनो हैज एन एडवर्स इफेक्ट बट ला नीना हैज नो इफेक्ट, तो ये तो गलत है। अब इफेक्ट होगा, बढ़ा देता है मानसून को, तो खैर गलत हो गया। ए में पहले में क्या डाउट है? पहले क्या क्यों गलत है?
ठीक है, इसलिए सवाल को यूपीएससी में ठीक से पढ़ना, नहीं तो भावनाओं में बह के क्या होगा, लगेगा कि बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, और जब आंसर की से मिलाओगे तो लगेगा कि अरे स्टेटमेंट सब सही है बट स्टिल हाँ, वही इसलिए बोल रहे हैं उसको कहीं दिक्कत है ना। कि अल नीनो और ला नीना मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये पैसिफिक ओशन का है, सो कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर है। इफेक्ट आता है इधर से। इंडियन ओशन रहता तो इंडियन ओशन डाइपोल की बात करता है। पहला तो पैसिफिक ओशन से ही हो गया तब आता है। देखो ग्लोबल इंपैक्ट हर चीज का है, हर चीज इंटरलिंक्ड है, लेकिन इवेंट कहाँ का है, पैसिफिक का है। यहाँ पे लिख दिया है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, तो वो इंडियन ओशन डाइपोल अगर रहता तो हम उसको सही मान सकते थे, बट ये ला नीना के बारे में बोल रहा है इसलिए गलत। इसी में सेकंड सही है। सेकंड तो गलत है ना। नहीं उसका सेकंड अच्छा, अल नीनो इज unusually warm, अल नीनो इज created by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean। ठीक है, ये तो ये तो सही है। ये सही है। यहाँ पे पैसिफिक लिख दिया है, तो वही कह रहे हैं ना कि एग्जामिनर जो है बहुत मतलब जो है ट्रैप सेट करता है क्वेश्चन में, और इस वजह से हमेशा सवाल को 2-3 बार पढ़ लेना है। A new type of El Nino called El Nino Modoki appeared in the news in this context. Consider the ये El Nino Modoki है, सो करंट अफेयर्स का है, लेकिन ठीक है, बताओ। क्या होगा, लगा था सर, बस इग्नोर कर दिए उसे। हाँ हाँ कर दो इग्नोर, है नहीं। इसका है सो 2 ओनली सही है, ये गलत है। नॉर्मल El Nino फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन वेयर एज El Nino Modoki फॉर्म्स इन ईस्टर्न पैसिफिक। ये उल्टा कर दिया है बेसिकली, समझ में गया। जो El Nino है ये ईस्टर्न पैसिफिक का इवेंट है, ठीक है, और जो मोदोकी है ये बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक का इवेंट है। इसमें होता क्या है, जो El Nino में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि ईस्टर्न वाले रीजन में है सो वार्म वाटर हो जाता है ना, और वेस्टर्न में है सो कोल्ड हो जाता है El Nino में, ठीक है। मोदोकी में क्या होगा ना कि बीच में जो है सो जो आपका सेंट्रल पैसिफिक है, सेंट्रल पैसिफिक है, वहां पे आपको है ना कोल्ड दिखेगा, और इधर वार्म और इधर वार्म। ये कुछ स्पेशल एक केस हो जाता है El Nino का ही, जिसको El Nino मोदोकी कहते हैं। मोदोकी एक जापानीज वर्ड जो है उससे रिलेटेड, इसका मतलब जापानीज में कुछ मतलब होता है, जापानीज वर्ड है मोदोकी। तो ये एक्चुअली में ना उल्टा कर दिया है, वो उस समय न्यूज में रहा होगा, है ना, किसी पेपर में आर्टिकल छपा होगा, वहां से जो है स्टेटमेंट लेकर के जो है सो दे दिया है। तो नॉर्मल El Nino बेसिकली ईस्टर्न पैसिफिक में है, और मोदोकी है सो सेंट्रल पैसिफिक का है सो होता है, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये ठीक है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 18वें का राइट आंसर क्या होगा। ऑल सही है, ऑल ऑफ दिस होगा। लानिना लिटिल गर्ल, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लानिना कोल्ड वाटर इन द ओशन राइजेस टू द सरफेस, सही है ना, यानी कोल्ड और स्ट्रांग हो जाता है कहाँ पे, ईस्टर्न पैसिफिक में, ईस्टर्न पैसिफिक में। लानिना इंडियन मॉनसून को मजबूत करता है, El Nino ट्रेड विंड्स वीक हो जाता है, और वार्म वाटर मूव्स ईस्ट इन द ओशन, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बेंगुला करंट साउथ अटलांटिक का करंट है, साउथ अटलांटिक का है। कैसा करंट है, कोल्ड है कि वार्म है। कोल्ड। बताओ 20वें का राइट आंसर क्या होगा।
प्लीज कैंसिल बताओ 20 का कैंडी हो जाएगा। बाकी साउथ अटलांटिक का पूछा है तो बेंगुला है, ब्राजील है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, तीनों है। हाईएस्ट टाइड्स जो है सो यहीं पे आता है कनाडा में, बे ऑफ फुंडी में। हाई टाइड इन द ओशन इज कॉज्ड बाय, क्या आंसर होगा? सन भी होता है, मून भी होता है, लेकिन मून का ज्यादा प्रभाव होता है। The cause of producing in that high tide is, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न करने का क्या कारण है? तीसरे का राइट आंसर बताओ। क्या होगा? क्या आंसर? ए बी सी डी क्या? कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इन दैट क्या होगा? सी इज कैसो राइट आंसर है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है? ये अर्थ है, सपोज यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे हाई टाइड कहाँ पे होगा? यहाँ पे है सो हाई टाइड होगा, जिसको टाइडल बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज। तो इस वाले रीजन में है सो नॉर्मली ओशन वाटर है सो ऊपर की ओर उठेगा, तो हाई टाइड इस वाले रीजन में है सो आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? लो टाइड हो जाएगा। ये सब जो रीजन है नीचे का, ये सब है ना, जैसे कि ए बी सी और डी, तो बी और डी पे है सो लो टाइड है, क्योंकि यहीं का पानी तो चला जाएगा ना खींचा के उधर, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा। सी पे कैसा होगा? हाई टाइड होगा। यहाँ पे भी ऐसा टाइडल बल्ज होगा। क्यों? इधर तो मून खींच रहा है, इधर क्या है ऐसा कि हाई टाइड हो गया? यहाँ पे चूंकि ओशन वाटर्स का मास इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी पानी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ना, इसका लेवल है सो ऊपर चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि इनडायरेक्ट हाई टाइड हो गया। ये इनडायरेक्ट हाई टाइड। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? क्या ये मून के खींचने की वजह से हुआ? तो नहीं। क्या ये सन के खींचने की वजह से हुआ? तो नहीं। अर्थ के अपने रोटेशन की वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 4, tides in the sea are caused by effect of the sun, effect of the moon, earth gravitational forces also. ठीक है? Which one of the following statements is not correct? Gulfs with narrow fronts and wider rears experience high tides. Tidal currents take place when a gulf is connected with the open sea by a narrow channel. Tidal bore occurs when a tide enters the narrow and shallow estuary of a river. The tidal nature of the mouth of the river Hooghly is of crucial importance of Kolkata as a port. ये गलत, ये उल्टा कर दिया है, इसको अपोजिट कर दो। वाइडर फ्रंट होगा और नैरो रियर होगा, तो ज्यादा पानी घुसेगा और जैसे से आगे बढ़ेगा तो नैरो होता जाएगा, तो हाई टाइड ऊपर में आ जाएगा। समझ में गया? जैसे कि अगर ऐसा है, एक ये केस है गल्फ का, ठीक है, और दूसरा केस ऐसा कर लो कि है ना, ऐसा कुछ एक रीजन ले लो, ठीक है, तो पानी इधर है सो ज्यादा है ना मूव करेगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा तो नैरो होता जा रहा है, तो पानी का हाइट है सो बढ़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम है सो आगे डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक फिजिक्स है ना, कि किसी भी रीजन में अगर वाटर का या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा, आगे का वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो उसका है सो हाइट है सो राइज कर जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अपोजिट हो जाएगा उल्टा, इस वजह से ये है सो गलत स्टेटमेंट है, ये है सो इनकरेक्ट। बाकी सब सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको टाइड वाले क्लास में। देखो इतना हड़बड़ा के कोई है सो भारत रत्न नहीं मिल रहा है, एक बार पढ़ लो, सोच लो, फिर आंसर दो। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होना चाहिए। ए बताओ बताओ, ए बी सी डी में क्या होगा राइट आंसर? छठे का राइट आंसर बताओ जी। छठे का डी, श्री ने बोला है डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ओके, बाकी सत्यम रॉय बताओ क्या होगा? आंसर बताओ पहले, फिर एक्सप्लेनेशन हम तो कर ही देंगे। डी, डी टंकी। तुम लोग को इतना पढ़ाए डिटेल में, सब भूल गए। अच्छा ये बताओ, नीप टाइड जो है सो हाई टाइड होता है कि लो टाइड होता है? हाई टाइड होता है। ठीक है, देखो नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड जो है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट याद करो जो बताए थे। हाँ तो नीप टाइड होगा। ठीक है, ये चारों है सो मून का अलग अलग मतलब रोटेशन, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन का जो ऑर्बिट में है वो है, और इधर सन हो जाएगा। ठीक है, सन है, ग्रीन है सो मून है, और जो व्हाइट है सो जुपिटर है, अर्थ है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें देखो जब सन मून और अर्थ है ना, अगर एक लाइन में होगा तो स्प्रिंग टाइड बनेगा, वो पृथ्वी का सबसे ऊंचा हाई टाइड कहलाता है, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या, क्योंकि मून जो है सो सूरज के प्रकाश में ढक जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा दिन है? अमावस्या है। ठीक है, अब मून है सो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे है सो दिखना शुरू करेगा, है ना, आगे बढ़ा, यहाँ पे आएगा मून जो है फर्स्ट क्वार्टर पे, है ना, फर्स्ट क्वार्टर पे आएगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो है सो पानी थोड़ा सा खिंच जाएगा, और इसके अपोजिट भी खिंच जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो ये जो टाइड है इसी को हम लोग कहते हैं नीप टाइड। समझ में आ गया? नीप, नीप टाइड। नीप टाइड जो है बेसिकली, है ना, आप देखिए तो अमावस्या, और ये कौन सा पोजीशन है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून। और ये कौन सा होगा? इसके बाद है सो नया चांद आना शुरू होता है काली रात के बाद, अमावस्या, इसलिए इसको न्यू मून कहते हैं। ये न्यू मून पोजीशन है। और ये कौन सा पोजीशन है? फुल मून, यानी कि पूर्णिमा। पूर्णिमा कल था ना जी, है ना, कल था ना। तो फुल मून है और जो न्यू मून है, इस पे हमेशा कौन सा टाइड आएगा? नीप का है बोल रहे हो यार, स्प्रिंग टाइड आएगा ना। ठीक है, ये याद रखना, जो स्प्रिंग टाइड होगा, स्प्रिंग टाइड कब कब आएगा? न्यू मून यानी कि अमावस्या पे,
और फुल मून यानी कि पूर्णिमा पे। ठीक है, बाकी ये जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, ये देखो एक क्वाड्रेंट बन रहा है कि नहीं जी, 4 को बन रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो फर्स्ट में और थर्ड में मून जो है सो 90 डिग्री सन और अर्थ मून जो है बना रहा है कि नहीं, तो ये है सो नीप टाइड का सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। सवाल में जो है सो क्या पूछे हुए हैं, देखो, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल टाइड। ठीक है, मैंने हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज अबव नॉर्मल, यानी कि नीप टाइड भी अपने आप में हाई टाइड है, लेकिन जितना ज्यादा हाई टाइड हो सकता था स्प्रिंग टाइड के समय उससे थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन लो टाइड से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, तो पहला है सो बिल्कुल सही है। नीप टाइड्स अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून, ये बताओ सही है क्या, गलत है। दोनों पे है सो स्प्रिंग टाइड बनेगा, न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, दोनों पे स्प्रिंग टाइड बनता है। समझ में गया? दैट्स व्हाई ये गलत, ये सही। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इसका है सो राइट आंसर। कभी भी एग्जाम में न्यू मून फुल मून दिखे, दोनों में जो है याद कर लेना स्प्रिंग टाइड ही बनेगा, स्प्रिंग टाइड बनेगा। न्यू मून का मतलब कि अमावस्या के बाद जस्ट जो न्यू मून हुआ, और फुल मून मतलब कि पूर्णिमा जिसमें चांद पूरा दिखता है। ठीक है, सातवें का राइट आंसर बताओ। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन मून, तीनों सही। अब ये जो सवाल है पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा है, दीज आर मीनिंगलेस क्वेश्चंस, बट ऐसा क्वेश्चन भी आते रहता है। सोर जोन ऑफ लैंड बिटवीन हाईएस्ट हाई टाइड वाटर एंड द लोएस्ट इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन। फिर ऑफशोर रिप्रेजेंट्स द जोन ऑफ सैलो बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, फोर शोर एक्सटेंड्स फ्रॉम लोएस्ट लो टाइड वाटर टू मीन हाई टाइड वाटर। बैक शोर जोन स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो इसमें पहला दूसरा है सो आपको ना नॉर्मली हमेशा देखने को मिलेगा, ये जो वर्ड है इंटरटाइडल जोन और ऑफ शोर, ये दोनों वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इंटरटाइडल जोन का मतलब ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। ऑफशोर मतलब कि जहाँ पे ड्रिलिंग ये सब किया जाता है, जहाँ पे गैस और पेट्रोलियम ये सब निकाला जाता है, तो वो क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप का वो वाला एरिया जो सैलो है जहाँ पे हम लोग ड्रिल करते हैं, है ना, तो ये ऑफशोर और ये सब चीज आपको कॉमन है। तो 1 2 सही है, तो 3 भी सही है, हालांकि यहाँ पे और ऑप्शन में फंसा दिया है वैसे। बाकी फोर शोर और बैक शोर दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे सही दिया गया। अब ऐसा थोड़ी है, सिर्फ ये भी तो सही हो सकता था ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको बैकस्टोर का ये सब डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता ये सब एग्जाम में बहुत है सो इम्पोर्टेंट सवाल है, बट इसका ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस का करेक्ट है आंसर है। 8वें का है सो इंटरटाइडल जोन। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और क्या सब सवाल जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अभी है दूसरा क्लास 5 बजे से, पॉलिटी का है, कौन सा है? ठीक है, अनु सर भी आ ही जाएंगे फिर, आ गए हैं, अच्छा ठीक ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखना कि 2 क्लास जो है ये ललका लवा जो है ना सो रहेगा, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके जो है, अब जो भी रीजन हो, सोमवार हो तो जो भी है, बट बाकी कल भी रहेगा 2 क्लास जो है सो कल भी रहेगा। ठीक है, सभी लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।